हेलो बच्चों, आज हम बीए सेकेंड ईयर में तुलनात्मक राजनीति का विकास कैसे हुआ वो सब हम देखेंगे। किस प्रकार से तुलना लोगों के शासन और विश्व के अलग अलग देशों की शासन व्यवस्था की तुलना करके कैसे वो आगे बढ़ा और अब वो कितना आगे फैल गया। इस बातों के लिए हम आज पढ़ेंगे तुलनात्मक राजनीति का कैसे विकास हुआ। पहले शुरू में तो एक दूसरे की वो देखते थे राजा कि उसकी शासन व्यवस्था कैसी है, कैसे जनता को खुश रखना। लेकिन कोई राजा ऐसा भी था जो लोगों को शोषण होता था लोगों का। तो जैसे ही लोकतंत्र आया और लोकतंत्र में देखा कि तुलनात्मक राजनीति का विकास यानी तुलना करने पर लोग और भी प्रभावित कैसे हुए, उस सब के बारे में हम पढ़ेंगे। तो थोड़ा सा परिचय। तुलनात्मक राजनीति का विकास 19वीं शताब्दी के मध्य में राजनीतिक शास्त्रियों ने पश्चिमी विश्व के समान सांस्कृतिक एवं सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि वाले राष्ट्र को अपने अध्ययन का केंद्र बिंदु बनाया। यानी जिसकी संस्कृति सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि कैसी है, पश्चिमी विश्व के जो देश है, तो राजनीति शास्त्रियों ने इन सब का अध्ययन किया। राजनीतिक व्यवस्थाओं में उपलब्ध समानताओं एवं विषमताओं की जानकारी हेतु तथा परंपराओं के नेतृत्व, आर्थिक एवं सामाजिक प्रभावों तथा विभिन्न राष्ट्रों को अपनी परिस्थितियों के कारण होने वाले परिवर्तन के प्रभाव की जानकारी के लिए तुलनात्मक अध्ययन की अनिवार्यता स्पष्ट होने लगी। इस प्रकार से तुलनात्मक राजनीति का विकास ऐसे धीरे धीरे स्टार्ट हुआ। यानी कि उनकी आर्थिक कैसी स्थिति, देश की सामाजिक स्थिति कैसी है, उनकी संस्कृति कैसी है, तो ऐसे कर कर के उनका विकास तुलना करने लगे और विकास हुआ। अब तुलनात्मक राजनीति के विकास के हम चरण के हिसाब से पढ़ेंगे। तुलनात्मक राजनीति के विकास को 3 चरणों में बांटा गया है। पहला चरण है द्वितीय महायुद्ध तथा तुलनात्मक राजनीति का विकास, यानी दूसरा विश्व युद्ध तक तुलनात्मक राजनीति कितना विकास कर चुका था। दूसरा तुलनात्मक राजनीति में युद्धोत्तर विकास, युद्ध के बाद कितना विकास हुआ। फिर है तुलनात्मक राजनीति के विकास का वर्तमान चरण। अब वर्तमान कहाँ तक पहुँचा तुलनात्मक राजनीति, तो शुरुआत करते हैं पहले पॉइंट से, द्वितीय महायुद्ध तक तुलनात्मक राजनीति का विकास। इसमें अरस्तु, मैकियावेली, मॉन्टेस्क्यू, ब्राइस सभी विचारकों ने, वेबर आदि के योगदान को तुलनात्मक राजनीति के विकास के इस चरण में लिया जा सकता है। तुलनात्मक संवैधानिक अध्ययन के प्रथम प्रयास का आभास है। हमें अरस्तु के राजनीतिक चिंतन में मिलता है। अरस्तु ने 158 संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन किया, यानी 158 देशों के संविधान का संग्रह करके पढ़ा, फिर बाद में निष्कर्ष निकाला। तो वैज्ञानिक विधि द्वारा, आगमनात्मक विधि द्वारा अरस्तु ने ये सब कार्य किया। कितने 158 संविधानों का, तभी इनको राजनीति का जनक माना जाता है। उनके प्रत्येक काल की राजनीतिक स्थितियों का विश्लेषण करने के उपरांत निकाले गए निष्कर्षों के आधार पर ही राज्य के सिद्धांतों का निरूपण किया। अरस्तु ने राजनीतिक शास्त्र को अन्य सामाजिक शास्त्रों से पृथक कर एक स्वतंत्र शास्त्र का स्थान प्रदान किया। उसने आगमनात्मक पद्धति का प्रयोग किया। एक तो निगमनात्मक होता है, निगमनात्मक में आदर्शवादी कल्पना द्वारा सब मन चाहे मन से भी कल्पना करके वो लिख सकते हैं। आगमनात्मक वैज्ञानिक पद्धति है। इनका जैसे कि 158 संविधानों का वर्गीकरण करने के बाद उन्होंने निष्कर्ष निकाला, तो तथ्य आंकड़े लेकर जो निष्कर्ष निकाला जाता है वो है आगमनात्मक पद्धति। तो अरस्तु ने आगमनात्मक पद्धति का प्रयोग किया, जिसके अनुसार वस्तु स्थितियों का यथार्थ रूप यानी वास्तविक होना चाहिए, यथार्थ रूप में निरीक्षण
और अध्ययन किया जाता है तथा वैज्ञानिक ढंग से निरीक्षण के आधार पर निष्कर्ष निकाले जाते हैं। अरस्तु लिखता है कि सतर्क पर्यवेक्षण, परीक्षण, निरीक्षण, विश्लेषण और तुलना द्वारा वस्तुओं की आंतरिक वास्तविकता को जाना जा सकता है और उद्घाटित तथ्यों से सामान्य सिद्धांत निकाले जा सकते हैं। यानी आंकड़े सारे लेके उसका निष्कर्ष निकालें और क्रम वाइज जमाए, फिर बाद में लास्ट में निष्कर्ष निकाले कि ये कितना सही है या गलत। तो वास्तव में वो आंकड़े लेता था, फिर बाद में निष्कर्ष निकालता था। इस तरीके से अरस्तु ने आगमनात्मक पद्धति यानी वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा ये कार्य किया, तभी उसका विकास का सामने आया कि तुलना करने के बाद कितना विकास हुआ। उसने विभिन्न राज्यों का विश्लेषण करते हुए उसकी समस्याओं और स्वरूपों का अध्ययन किया, उसके पतन का कारण ढूंढा, क्रांतियों का पता लगाया, सैद्धांतिक तथा व्यवहारिक नीतियों का तुलनात्मक भेद मालूम किया। यानी अरस्तु ने सारा ये वैज्ञानिक विधि द्वारा कि किस कारण क्रांतियाँ होती है, किस कारण युद्ध होती है, कैसा व्यवहार और नीतियाँ लागू किया जाता है, किस तरीके से समाज आगे बढ़ेगा, देश आगे बढ़ेगा, इस तरीके से अरस्तु ने तुलनात्मक राजनीतिक विकास में ये बात कही। समाज एवं राज्य के बीच संबंधों का निरूपण किया और भारी संख्या के संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन किया। ये सब कुछ करने के बाद ही राज्यों के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अरस्तु की व्याख्या का मुख्य कारण यह है कि उसके राजनीतिक घटना चक्र के अध्ययन में तुलनात्मक पद्धति को अपनाया और भूतकाल के संचित अनुभव द्वारा बुद्धिमत्ता का सम्मान किया। इस प्रकार अरस्तु ने द्वितीय महायुद्ध तक तुलनात्मक राजनीतिक यानी द्वितीय विश्व युद्ध से पहले राजनीति के विकास के बारे में ये बताया। दूसरा विचारक है मैकियावेली। मैकियावेली का युग बौद्धिक पुनर्जागरण का युग है। बौद्धिक पुनर्जागरण के इस युग में मनुष्य को ही प्रत्येक वस्तु का मापदंड माना जाने लगा। मैकियावेली ने राज्य कला और शासन कला के अध्ययन पर जोर दिया। मैकियावेली का नेतृत्व विश्लेषण अनेक प्राचीन तत्कालीन उदाहरणों पर आधारित था। राजनीतिक व्यवहार, शासन कला आदि के बारे में उसने बहुत ही गणवेशात्मक प्रश्न उठाए। एक शासक के किस प्रकार सफल हो सकता है, शक्ति कैसे प्राप्त की जा सकती है, उससे कैसे कायम रखा जा सकता है, उसका विस्तार कैसे किया जा सकता है। उसने नीति, न्याय आदि के अमूर्त सिद्धांतों को आधारित तर्क पद्धति का परित्याग कर दिया। उसने राजनीतिक पद्धति में अनुभववाद और इतिहासवाद का समन्वय बिठाया। यानी मैकियावेली ने इतिहास में कैसे हुआ, कैसे राजा इतना पावरफुल हुआ, कौन सा राजा का पतन हो गया, ये सब देखकर फिर देखा, तुलना की कि अगर ऐसी व्यवस्था आगे अपनाएगा तो वो आगे बढ़ सकता है और ऐसी नीति अपनाएगा तो वो राजा का उसका पतन हो सकता है। तो इस प्रकार से विकास में उन्होंने मैकियावेली ने भी ये बात कही कि इतिहास और अनुभव, जिसको पहले से अनुभव है राजा का, तो वो अच्छा शासन और भी अच्छा करेगा। और डायरेक्ट छोटे बच्चे को या छोटे से राजकुमार को अभी नया नया और उनको डायरेक्ट गद्दी पर बिठाए तो वो सही कार्य नहीं कर पाएगा। तो इतिहास में सबक लेकर ही राज व्यवस्था को देखना चाहिए कि इतिहास में किसका पतन हुआ और किसका विकास हुआ। तीसरा विचारक मॉन्टेस्क्यू भी लिखता है, उनकी रचना है द स्पिरिट ऑफ द लॉज, विशेष महत्व की है। मॉन्टेस्क्यू ने अनुभूतिमूलक दृष्टिकोण तथा निरीक्षण पर आधारित वैज्ञानिक ऐतिहासिक पद्धति को अपनाया। इन्होंने अनुभव, वो भी मैकियावेली की तरह अनुभव और अनुकूल और वैज्ञानिक और ऐतिहासिक, इन्होंने भी पीछे का देख के फिर बाद में देखा कि शासन व्यवस्था कैसी हो सकती है। राजनीतिक प्रश्नों का निरपेक्ष राजनीतिक सिद्धांतों के आधार पर ही नहीं बल्कि वास्तविक परिस्थिति को भी ध्यान में रखकर विवेचन किया। उसने आगमनात्मक पद्धति का प्रयोग किया, जैसे कि अरस्तु ने किया। वैसे वह सही सरकार को समाजशास्त्र और परिस्थितियों के मसले के रूप में लेता था। सरकार कौन सी सही है और समाजशास्त्र, समाज कैसे सुखी, उसमें
इस परिस्थितियों को लेकर उन्होंने ये बातें लिखी। उनकी रुचि बहुत कुछ आधुनिक मसलों में थी, जैसे राजनीतिक व्यवस्थाओं का अपने बाहरी पर्यावरण से संबंध, आर्थिक घटकों और व्यवहारों आदि की राजनीति में भूमिका, राजनीतिक व्यवस्थाओं के वर्गीकरण की समस्या आदि। उसका ये विश्वास था कि मानवीय परंपरा और संस्थाओं में जलवायु, भूमि की भौगोलिकता दशाओं तथा भौतिक, सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक परिस्थितियों के कारण बहुत भेद पाया गया। यानी मॉन्टेस्क्यू का कहना है कि जैसे हमारी विदेश नीति, भारत की विदेश नीति, दूसरे देशों की विदेश नीति, तो भौगोलिक कारण भी है, जिसकी जलवायु अच्छी हो तो उनका अच्छा है, उनके सब भूमि वगैरह, ज़मीन अच्छी हो, भूमि अच्छी हो और जलवायु अच्छा हो, बारिश टाइम पे आती है, ज़्यादा सर्दी भी नहीं, ज़्यादा गर्मी भी नहीं, तो भौगोलिक परिस्थिति के अनुसार विदेश नीति को नापा गया। तो वही मॉन्टेस्क्यू ने यही बात कही कि उनकी भौगोलिक परिस्थिति कैसी है, पहाड़ है किले के आसपास, राजा के किले के आसपास, तो कोई भी व्यक्ति अचानक उनके ऊपर हमला नहीं कर सकता। तो इस प्रकार से मॉन्टेस्क्यू ने शासन व्यवस्था के विकास के लिए ये सब बातें कही है। उसका ये भी विश्वास है कि मानवीय संस्थाओं यानी मानव द्वारा बनाई गई संस्था, पहले तो राजा, मंत्री वगैरह, अब तो मानवीय संस्था, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, ये सब बनाई जाती सरकार द्वारा। परंपराओं और कानूनों का उद्भव एकदम किसी दैनिक स्रोत से नहीं होता, बल्कि पेड़ पौधों की भांति अनुकूल स्थितियों में इसका सन्ने सन्ने विकास होता है। यानी मॉन्टेस्क्यू कह रहा है कि अचानक किसी का विकास कभी नहीं हो सकता, न तो किसी व्यक्ति का हो सकता है, न ही किसी देश का हो सकता है। उसको इन सब बातों का सामना करना पड़ेगा, उनको ये सब जंग लड़नी पड़ेगी, तब जाके वो धीरे धीरे विकास करेगा। चाहे देश हो, जनता हो या कोई व्यक्ति हो, वो धीरे धीरे विकास करेगा। उसने राजनीतिक व्यवस्था से संबंधित पहलुओं पर विचार किया, जैसे सांस्कृतिक मामले, रीति रिवाज और धर्म, आर्थिक तत्व, व्यापार और वाणिज्य और गरीबी, पारिस्जन्य कारक, जलवायु, भूमि और जनसंख्या। यानी कि जिस देश की सांस्कृतिक रीति रिवाज और धर्म, रीति रिवाज रूढ़िवादी है, भेद है स्त्री पुरुषों में, तो वो देश कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। धर्म के नाम पे सांप्रदायिकता, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो वो देश या वो शासन व्यवस्था वहाँ पे न तो देश विकास करेगा, न ही जनता विकास करेंगे। आर्थिक तत्व यानी व्यापार वाणिज्य और गरीबी कितनी है, वहाँ पे ज़्यादा निर्यात करता है जिस देश, कोई भी देश, और आयात कम करता, तो समझो वो देश आगे बढ़ सकता है। उसका व्यापार वाणिज्य कैसा है, लेकिन सारी उस देश में पूरी गरीबी है, तो वो कभी भी जल्दी विकास नहीं कर सकता। गरीबी से क्या है कि गरीबों का सारा करना पड़ता है, उनको आयात करना पड़ता है, तो इस कारण गरीबी ज़्यादा हो तो वो भी देश कभी भी सही ढंग से या ज़्यादा विकास नहीं कर पाएगा। और परिस्थितिजन्य कारक यानी जलवायु, भूमि, जनसंख्या, जिसकी जलवायु अच्छा है तो वो देश जल्दी से प्रगति या विकास करेगा। भूमि, मैंने अभी कहा भूमि अच्छी है, भूमि जिसका, जैसे कि किसी में ऑस्ट्रेलिया में वो सहारा रेत वो है, तो फिर वो भूमि अच्छी नहीं, उनके बंजर भूमि कही जा सकती है। तो भूमि कहीं अच्छी हो तो वो खेती बाड़ी वगैरह उसका यूज़ करके वो देश विकास की ओर बढ़ सकता है। जिसकी जनसंख्या ज़्यादा हो तो वो भी तरक्की नहीं कर सकता देश, और जनसंख्या हो और ज़्यादा हो और तकनीकी क्षेत्र में और वो जल्दी काम कर रहा है, सभी लोग भी आलसी नहीं, सब काम कर रहे हैं, तो फिर बाद में वो जनसंख्या कोई प्रभावी नहीं रहेगी। लेकिन भारत की तरह गरीब ज़्यादा और अमीर कम, तो वो जनसंख्या देश के विकास में बाधा आ सकती है। इस प्रकार मॉन्टेस्क्यू के ग्रंथ में सामाजिक गत्यात्मक के संदर्भ में विकासात्मक सिद्धांत का संकेत मिलता है। अब हम दूसरा पॉइंट लेंगे। ये तीनों विचारकों के पढ़ने के बाद पता चला कि तुलनात्मक राजनीति कैसे विकास की ओर बढ़ रही है, कैसी तुलना करने पर कैसे पता चलता है कि शासन व्यवस्था कैसी होनी चाहिए। तो दूसरा पॉइंट है तुलनात्मक राजनीति में युद्धतर विकास। इसमें पढ़ेंगे जी के रॉबर्ट्स। इन्होंने लिखा है कि
द्वितीय महायुद्ध परांत यानी दूसरे विश्व युद्ध के बाद दो धाराएं प्रभावित हुई। किसके अनुसार? जी.के. रॉबर्ट्स के अनुसार, जिन्होंने तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र को विस्तृत एवं व्यापक बनाया। इनमें पहली धारा थी तुलना के कला एवं पद्धतियों के विषय में आत्मचेतना की वृत्ति, जो इस क्षेत्र के विद्वानों में आत्म परीक्षण के परिणाम स्वरूप सामने आई। इस धारा के प्रमुख लेखक हेक्चर, मैक्रिडिस, बियर एंड वुड्स माने जाते हैं। इन लेखकों ने पर्याप्त आत्म जागरूकता की मात्रा से तुलनात्मक विधि का उपयोग किया। उसका उद्देश्य था कि विभिन्न राजनीतिक संस्थाओं का उपयोग अध्ययन प्रस्तुत किया जाए। वस्तुतः इस चरण में से संबंधित विद्वानों ने संस्थात्मक तुलनाओं के साधनों का जोरदार तरीके से इस्तेमाल किया ताकि सरकारों का अधिक अच्छा अध्ययन प्रस्तुत किया जा सके। ये सभी लेखक तुलना के महत्व में विभिन्न समस्या जैसे कि एरिया स्टेजिंग, संविन्यास उपागम, संस्थागत, प्रक्रियात्मक, तुलनात्मक, ये सब बातें जैसे प्रत्यक्षीकरण, ये सब तुलना हेतु सामान्य सिद्धांतों का निर्माण किया। यानी पहले रचना करेंगे संरचनात्मक, फिर प्रक्रियात्मक यानी कार्य करेंगे। पहले कोई भी योजना नहीं बनाए डायरेक्ट कार्य किए तो वो नहीं हो सकती, वो सफल नहीं हो सकती। तो इसलिए कभी भी पहले योजना बनाई जाएगी फिर कार्य होगा तो वो देश हमेशा प्रगति की ओर बढ़ेगा। इन सब पद्धतियों की समस्या भली भांति परिचित और निकटता से संबंधित थे। विकास के इस चरण के साथ ही तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र से बाहर राजनीतिक आधुनिकीकरण, राजनीतिक विश्लेषण, राजनीतिक समाजशास्त्र एवं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से संबंधित नई अवधारणा का विकास होने लगा। इसके परिणाम स्वरूप तुलनात्मक विश्लेषण में प्रत्ययीकरण पद्धति, मॉडल्स एवं व्यवहारवादी सिद्धांत का रूप में कृत्रिमता की वृद्धि हुई। यद्यपि उसका मूल उद्देश्य राजनीति विज्ञान के सामान्य स्वरूप में सुधार प्रस्तुत करना था, किंतु अंतर्गोतात्मक इससे तुलनात्मक राजनीति ही लाभान्वित हुए। यानी कि व्यवहारवादी, जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद व्यवहारवादी, वो परंपरावादी के विरोध में क्रांति हुई। व्यवहारवाद, जो तथ्यों आंकड़ों को महत्व दिया गया, और परंपरावादी कल्पना के नाम से रहते थे। तो उन्होंने ये जी.एस. रॉबर्ट्स ने ये कहा है कि तुलनात्मक युद्ध के बाद जो व्यवहारवाद, ये मॉडल्स, ये ऐसी जो विश्लेषण करें, ये क्या प्रक्रियात्मक कार्य करे, संस्थागत करे, संस्था बनाए, कुल मिला के सरकार बनाए, ये सब कार्य बांट दिए जाए और आपस में सब अलग अलग कार्य किए जाए। यानी सबको ऐसा नहीं कि एक के ऊपर छोड़े, ऐसे ही सरकार को ऐसे दिया जाए और ऐसी सरकार बनाई जाए। सब धीरे धीरे कार्य सबको आपस में बांट दिए जाए और व्यवहारवादियों के अनुसार तथ्य, आंकड़ों और निष्कर्ष को निकाला जाए, फिर परिणाम निकाला जाए, तो राजनीति का विकास संभव हो सकता है। लास्ट है तुलनात्मक राजनीति के विकास का वर्तमान चरण। लास्ट चरण है वर्तमान का, ये है आधुनिक समय में तुलनात्मक राजनीति समृद्ध वाले विद्वान डेविड ईस्टन, आमंड, कॉलमैन, डायच, पावेल, एराड लासवेल, डहल, रॉबर्ट डहल, एडवर्ड सेल एरी, डेविड एस्टन, लूसियल पाई, मानियन वीनर, डेविड एस्टन, आमंड, डायस ने तुलनात्मक विश्लेषण की एक वृत्त इकाई के रूप में व्यवस्था सिद्धांत की दृष्टि से प्रतिपादित किया। इस व्यवस्था सिद्धांत के द्वारा आज न केवल सामाजिक व्यवस्थाओं की ही तुलना हो सकती है, वरन राजनीतिक व्यवस्था के कार्यों को संपूर्णता देने वाले तथा परस्पर संबंध सभी तत्वों के विभेदीकृत समुच्चय के रूप में परिभाषित नई राजनीतिक इकाइयों का समावेश भी संभव हो सकता है। अधिकांश यानी अधिकतर अमेरिकी राजनीति वैज्ञानिकों ने तुलनात्मक राजनीति के शब्द भंडार में अभिवृद्धि की है।
डेविड ईस्टन ने मांगे, समर्थन, निवेश, निर्गत, यानी निवेश करो फिर निर्गत, मांगे, समर्थन, पर्यावरण, फीडबैक, मूल्य आदि शब्दों का प्रयोग किया। आमंड ने भी निवेश और निर्गत कार्यों के समूह को देखा। डाइस ने भी संचार से संबंधित विशिष्ट भाषाओं को राजनीतिक व्यवस्था के बारे में लागू करने के लिए बात कही है। इसमें स्मरण भार, लाभ, उत्तेजना पाने वाले विभिन्न प्रकार के कोष्ठ, इस प्रकार से उन्होंने वर्तमान की बात कहे तो उन्होंने ये कहा कि जहाँ पर लाभ हो वैसा कार्य संचार। अब वर्तमान में संचार, पहले तो ये राजा महाराजा के समय में सब बैलगाड़ियों द्वारा ये सब आयात निर्यात होता था। अब वर्तमान में संचार की भूमिका बढ़ गई है, एरोप्लेन, ट्रेन, बसें, अब इस प्रकार से हम आयात निर्यात कर सकते हैं, जहाज। तो ये सब विकास के लिए अब दिनों दिन वर्तमान में चरण बढ़ रहा है विकास का। तो ये सब बातें कह रही कि ये बातें सब आएगी विकास के लिए। आकार, इकाई, काल, विकास, ये सब कारक साथ में होंगे तब जाके विकास होगा। इस प्रकार से इन विचारकों ने, आमंड, डाइस ने अलग अलग बात कही है। तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र में आज इन लेखकों का योगदान महत्वपूर्ण माना जाता है, जिन्होंने अपने अध्ययन के क्षेत्रों में विकासशील देशों को शामिल करके अपने विषय के विस्तार को व्यापक बनाया है। इन विकासों के स्वरूप सिडनी बर्बा ने इस बात ही प्रस्तुत किया कि तुलनात्मक राजनीति में बहुत से सिद्धांतों के साथ क्रांति का प्रारंभ हुआ। यथार्थ वर्णन की अपेक्षा सैद्धांतिक दृष्टि से संबंध अन्य समस्याओं का विवेचन, एक केस के स्थान पर कई केसों पर दृष्टि, शासन की औपचारिक संस्थाओं से परे राजनीतिक प्रक्रियाओं एवं राजनीतिक कार्यकलापों का अध्ययन एवं पश्चिमी यूरोप के राष्ट्रों के परे एशिया, अफ्रीका एवं लैटिन अमेरिका के राष्ट्रों का विश्लेषण इत्यादि। कहने का मतलब इन्होंने सी.डी. बर्बा ने कहा है कि तुलनात्मक राजनीति में इन सब की तुलना होनी चाहिए, सैद्धांतिक, लिखित होनी चाहिए, ऐसे कल्पना करके नहीं। कार्यकलाप, जैसे कि अरस्तु ने क्या किया था, 158 संविधान, देशों के संविधान का वर्गीकरण करके फिर देखा कि किसका संविधान अच्छा है और कौन सी शासन व्यवस्था अच्छी है, तब वो देश आगे बढ़ सकता है। तो ऐसे ही सी.डी. बर्बा ने भी यही कहा है कि सैद्धांतिक, लिखित होनी चाहिए वो बातें। सैद्धांतिक होगी, थ्योरी होगी, लिखित, तो समझो कि वो सही बात है। और कल्पना के आधार पर तो आधी बातें बढ़ा चढ़ा के कह सकते हैं। इस प्रकार से तुलनात्मक राजनीति के धीरे धीरे विकास हुआ तीन चरणों में, और वर्तमान में देखते हुए अब तुलनात्मक राजनीति बहुत ही आगे बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि आज हर देश एक दूसरे के विदेश संबंध रखते हैं। एक गरीब से गरीब देश है, वो भी आज सुरक्षित है। पहले तो कोई भी युद्ध कर सकता है, लेकिन सुरक्षित है क्योंकि दूसरे देश उनकी रक्षा के लिए तैयार है, क्योंकि यहाँ बहुध्रुवीय है। पहले एक ध्रुवीय यानी पूरे विश्व में एक ही देश शक्तिशाली होना, दो ध्रुवीय यानी पूरे विश्व में दो देश ही शक्तिशाली होना, जो कब हुए थे? शीत युद्ध के समय अमेरिका और सोवियत संघ। फिर सोवियत संघ का विघटन हुआ और अमेरिका एक ध्रुवीय बना। लेकिन जब अमेरिका सबके ऊपर हावी होना लगा तो फिर बाद में सब ने मिलकर कहा कि अगर अमेरिका सबके ऊपर अगर हावी होगा, वो एक शक्तिशाली है, तो हम भी फिर बाद में हम सब एक हो जाएंगे। तो अमेरिका को लगा कि अगर हम व्यापार किससे करूँगा, तो फिर बाद में अमेरिका ने बहुध्रुवीय, सब मिलकर बहुध्रुवीय कहा कि बहुध्रुवीय यानी कोई देश शक्तिशाली नहीं है, जो भी है वो नियम के अनुसार संधि करनी पड़ेगी, चाहे गरीब देश हो चाहे अमीर हो। किसी को दबाव में संधि नहीं करेगा, किसी का शोषण नहीं करेगा, सब मिलकर अपने देश के विकास करेंगे, एक दूसरे की सहायता करेंगे, तब जाके। तो वर्तमान में तुलनात्मक राजनीति का विकास बहुत ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि अब तकनीकी क्षेत्र में हम बहुत ही इंटरनेट द्वारा इतने नज़दीक आ गए कि अब देश का क्या हर देश का विकास होता ही जा रहा है। इस प्रकार से तुलनात्मक राजनीति के वर्तमान युग की विकास हुआ। ठीक है बच्चों, बाय।